हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और आपको तो पता ही होगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी इन्वायरमेंट की। भाई उसमें क्या पढ़ रहे थे? तो उसमें हम शंकर आईएएस बुक को कंप्लीट कर रहे थे। शंकर आईएएस नाम तो सुना ही होगा आपने। हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो एक बाइबल का काम करते भैया। जिसको भी देखो, जो भी टॉपर किसी को भी देख लो, हर कोई रिकमेंड करता है कि भाई शंकर आईएएस बुक को पढ़ लो। तो क्यों ना हम भी उसको पढ़ लें। इसीलिए हमने स्टार्ट की थी ये बुक। फिलहाल तो उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया है और अभी चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम करेंगे स्टार्ट यूट्रॉफिकेशन के साथ में। तो भाई मैम, आपने बहुत ज़्यादा बोर कर दिया, भाई स्टार्ट भी करो। तो करते हैं स्टार्ट आज का अपना लेक्चर। तो यूट्रॉफिकेशन भैया बड़ा कठिन सा नाम लग रहा है, बड़ी लंबी चौड़ी सी स्पेलिंग है। तो ये क्या है आखिर, देख लेते हैं। ये सबसे पहली चीज़ तो जानना ये चाहिए था कि ये वर्ड आया कहाँ से है। तो यूट्रॉफिकेशन हमारा जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो लाया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। एक ग्रीक वर्ड है यूट्रॉफिया। यूट्रॉफिया जो हमारा ग्रीक वर्ड है उससे ही बना है यूट्रॉफिकेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? यूट्रॉफिया का मतलब होता है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। कि भैया कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी बॉडी हो या फिर कोई आपका कोई और ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी चीज़ में कोई भी जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो एडिक्वेट है और हेल्दी न्यूट्रिशन है, उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई बताओ यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि ग्रीक वर्ड यूट्रॉफिया से आया है यूट्रॉफिकेशन, जिसका मतलब होता है एडिक्वेट और हेल्दी न्यूट्रिशन। आपको तो किसी लेमैन को, किसी कॉमन पर्सन को बताना पड़ेगा, तो पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि आखिर यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, तभी उसको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि हम उसको कैसे बताएंगे। Eutrophication is a syndrome of ecosystem response to the addition of artificial or natural nutrients such as nitrates or phosphates through fertilizer, sewage, etc. that fertilize the aquatic ecosystem. इन सबको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ इमेजिन करनी चाहिए। क्या इमेजिन करना है? इमेजिन करना है आपको, जब सपोज आप कहीं जाते हो तो रास्ते में आपको कई सारे पॉन्ड्स, कई सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या आपको बिल्कुल साफ अच्छा सा पानी मिलता है वहां पर देखने को? बहुत कम। ज़्यादातर क्या मिलता है कि वो लेक्स जो है उसमें हमें पानी तो दिखता ही नहीं है। भाई क्या हो रखा होता है, उसके ऊपर हरा हरा पूरी एक लेयर चढ़ी हुई होती है, या हो सकता है बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो हो। हमें लगता है ऐसा है उसको देखकर कि भाई इसके नीचे पानी है ही नहीं, पूरा प्लांट्स ने ऐसा कवर कर रखा है कि ऐसा लगता है कि हम इस पर चल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नीचे उसके पानी होता है, ऊपर प्लांट्स ने उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा होता है। तो यही जो हुआ है इसी को हम यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं। यूट्रॉफिकेशन क्या है? एक ऐसा सिंड्रोम है इकोसिस्टम का जिसमें क्या होता है, आपका जो वाटर बॉडी है, चाहे वो लेक हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो, उसमें जब एडिशनल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जितने चाहिए उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं, चाहे वो नाइट्रेट्स हो, चाहे वो फॉस्फेट्स हो। जब वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं तब हम बोलते हैं भाई यूट्रॉफिकेशन हो गया आपकी लेक का या फिर पॉन्ड का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये नाइट्रेट्स है, ये फॉस्फेट्स है, ये कहाँ से आ जाते हैं? क्या ये आसमान से टपक पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारी हरकतों की वजह से ऐड होते हैं। कैसे? जैसे कि आपने क्या करा, आपके घर के आसपास या फिर आपका कोई खेत है, उसके आसपास में एक बहुत अच्छी सुंदर सी लेक थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने खेत में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड किए, पेस्टिसाइड्स ऐड किए, इंसेक्टिसाइड्स ऐड किए। अब वो सारे जो केमिकल्स आपने ऐड किए, वो क्या होगा, वो जब बारिश होगी तब क्या होगा, वो नीचे जाएंगे, लीच हो जाएंगे, और सारे के सारे केमिकल्स अल्टीमेटली जाकर आपके लेक, जो पड़ोस में लेक थी, पड़ोस में जो भी पॉन्ड हो, उसमें जाकर ऐड हो जाएंगे। अब वो जो नाइट्रेट्स, जो फॉस्फेट्स, जो भी आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए थे, क्यों यूज़ किए थे? जिससे कि आपके जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो हो, उसमें कीड़े ना लगे, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। वो प्रोडक्शन जब खेत में इंक्रीज हो रहा था, तो वो जब जाकर आपका पॉन्ड में, लेक में ऐड होगा, तो वहां पर क्या वो पार्शियलिटी करेगा? बिल्कुल नहीं। वहां के प्लांट्स हैं, उनको भी वो वही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके लेक के प्लांट है वो कहेंगे भाई आज तो पार्टी हो गई, आज हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। जब उनको ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लेवल में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इतना ग्रो करते हैं कि आसपास का जो पानी है वो सब कवर कर देता है, पूरा कवर हो जाता है प्लांट से।
ये होता है आपका यूट्रॉफिकेशन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सीवेज है, आसपास के इंडस्ट्रियल आपका जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है, वो सब जो भी आसपास का वेस्ट आ रहा है वो सब भी आपका क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देता है पानी में। और न्यूट्रिएंट्स जहाँ मिलेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स की वहाँ के ऑर्गेनिजम्स की पार्टी हो जाएगी, वो सब बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। It is primarily caused by the leaching of phosphate or nitrate containing fertilizers from agricultural lands into lakes or rivers। बिल्कुल यही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब भाई हम कैसे पहचानेंगे कि यूट्रॉफिकेशन हो गया है, हमारे आसपास की लेक है बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कब यूट्रॉफिकेशन हो गया है कब नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपकी जो लेक है, जो भी पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है, उसके ऊपर आपको ग्रीन लेयर दिखने लगे एल्गी की, तो समझ लो भाई क्या हो गया है, यूट्रॉफिकेशन हो गया है। देखो लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी विच वी सी इन द लेक सरफेस लेयर इज द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन यूट्रॉफिकेशन। देखो पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम वैसे तो अगर हम पानी की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसका वैसे ही पता लगा सकते हैं, लेकिन अब भाई हर कोई साइंटिस्ट है नहीं। अब हम हर दिन तो बैठे नहीं है कि भैया सारा लेकर बीकर और सारा सब कुछ लेकर बैठे कि टेस्ट कर ले पानी में कितना क्या है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम अगर कॉमनली बात करें तो हम कैसे पता कर सकते हैं, साइंटिस्ट तो भैया पता कर ही लेंगे, वो तो पानी दे जाएंगे सैंपल और चेक कर लेंगे, लेकिन अब हम तो ऐसे नहीं है ना कि हम डेली चेक करें। क्या करो, सीधे अगर आपको दिख रहा है पानी में कि ग्रीन लेयर आ गई है तो समझ लेना यूट्रॉफिकेशन हो गया है, इस पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स समझकर उस पानी को तुम मत पी लेना, वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ना कि इंसान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सम एल्गी एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया थ्राइव ऑन द एक्सेस आयंस and a population explosion covers almost entire surface layer is known as algal bloom। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन कर लो, इवन आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर आप बाहर घर से जा रहे हो तो आसपास में अगर आपको लेक्स मिलेंगी तो क्या होता है, दिखता है ना कि पूरी की पूरी लेक जो है वो हरे कलर की हो गई है। हरे कलर का पानी नहीं हो गया है, उसके ऊपर क्या आ गई है भाई, एल्गी आ गई है। जब पूरा का पूरा आपका जो पानी है वो कवर हो जाए हरे कलर से या उसमें एल्गी आ जाए, तब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया है। ब्लूम क्या हो गया, इतना ज्यादा वो ग्रो हो गया, इसका एकदम से एक्सप्लोजन हो गया है आपकी एल्गी का। इतनी ज्यादा वो ग्रो हुई है कि वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लेक है ही नहीं, यहाँ पर तो लैंड है और इस पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, उसके नीचे पानी होता है, ऊपर वो एल्गी है उसने पूरा कवर कर रखा होता है। तो हमने क्या बोल दिया इस चीज को, इसी चीज को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। आगे हम इसका एक फोटो भी देखने वाले हैं। दिस ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल हाउएवर। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये जो आपका हरा कलर का पानी हो चुका है, इस पर एल्गी आ गई है, एल्गल ब्लूम हो गया है, तो क्या ये हमेशा के लिए हो गया है? अब क्या लाइफ में हम हमेशा उस लेक को हरा ही देखेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये अनसस्टेनेबल होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। क्या होता है इसको आगे हम और देखते हैं। एज एल्गल ब्लूम कवर्स द सरफेस लेयर, इट रिस्ट्रिक्ट्स द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम एटम, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल रिस्पायरिंग एनिमल्स इन द वाटर एंड इट इज रिप्लेनिश्ड बाय डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये जो कुछ भी अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हम ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब हमें यहाँ पर भी देखना है। क्या कहा गया है कि देखो जितना भी आपका ऊपर से सनलाइट जाती है, पानी के ऊपर से सनलाइट नीचे जाती है, हमने देखा था 2 जोन्स पढ़े थे, फोटिक अफोटिक, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जाकर। फिलहाल क्या कि पानी के नीचे जहां तक पेनिट्रेट हो रही है आपकी सनलाइट, अब पानी के नीचे सनलाइट पहुंचेगी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। बचपन से फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं कि भैया सनलाइट चाहिए है, सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी। तो पानी के नीचे भी तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, लेकिन प्लांट्स हैं तो भाई उनको सनलाइट तो चाहिए, उनको फोटोसिंथेसिस तो करनी है। तो जहां तक आपकी सनलाइट पहुंचेगी तब क्या होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो वहां के जो एनिमल्स हैं वो उनका क्या होगा, रेस्पिरेशन हो सकता है, वो ब्रीथ कर सकते हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि आपका पूरी जगह पर तो आपका आ गया है एल्गी। अब एल्गी आ गया है तो क्या होगा कि नीचे आपकी सनलाइट जा ही नहीं पाएगी, सनलाइट नीचे नहीं जा पा रही है। नीचे के प्लांट्स कह रहे हैं भाई सनलाइट आ जाओ आ जाओ, हमें फोटोसिंथेसिस करनी है।
सनलाइट कह रही है हम नीचे आ ही नहीं सकते हैं, ऊपर एल्गी ने हमें रोक रखा है। क्या होगा कि नीचे प्लांट्स जो है वो वेट करते रहेंगे कि सनलाइट आ जाओ, सनलाइट आ जाओ, सनलाइट आ ही नहीं पाएगी। प्लांट्स जो हैं अब वो वेट करते रहेंगे, लेकिन सनलाइट नहीं आ रही है। अब क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, उनका खाना बन ही नहीं पा रहा है, तो खाना खाएंगे कैसे? खाना नहीं खा पाएंगे, अल्टीमेटली बेचारे जो प्लांट्स होंगे वो मर जाएंगे। प्लांट्स गए मर, ठीक है, प्लांट्स मर गए, वहां पर ऑक्सीजन बनाने के लिए कोई बचा क्या? नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं बना रहा है। जब कोई ऑक्सीजन बना ही नहीं रहा है तो वहां के एनिमल्स कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन बनाने वाला कोई है नहीं, ऑक्सीजन उनके पास पहुंचेगी नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके जो भी एनिमल्स हैं जो नीचे रहते जाए, चाहे वो फिश हो या कोई भी और एनिमल हो, वो भी बेचारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो भी मर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी एल्गी आई, एल्गल ब्लूम हुआ, नीचे सनलाइट नहीं गई, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो प्लांट्स मरे, प्लांट्स मरे तो ऑक्सीजन नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं रही तो आपके एनिमल्स भी मर गए। तो हुआ क्या कि प्लांट्स भी मर गए, एनिमल्स भी मर गए। किसकी वजह से मरे? ये जो आपकी एल्गी ऊपर बैठ गई थी आकर। The oxygen level is already low because of population explosion, and further oxygen is taken up by microorganisms which feed off the dead algae during decomposition process. अब देखो, हमने देखा था अभी कि ऑक्सीजन बन ही नहीं रही है भाई। ऑक्सीजन बनाने वाले तो मर गए, सब प्लांट्स मर गए, ऑक्सीजन बन नहीं रही है। अब ऑक्सीजन तो पहले ही कमी है उसकी, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम होने के बाद में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होने लगती है कि जो भैया प्लांट मरे थे, अब उनको डीके करने के लिए उन पर क्या आ जाती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब क्या चाहिए इनको? ऑक्सीजन। अब वो क्या कर रहे हैं, मरे हुए जो प्लांट है उनको डीके कर रहे हैं, लेकिन आए कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी वजह से क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, वो भी ऑक्सीजन मांग रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, वो भी कह रही ऑक्सीजन दो। ऊपर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। इतनी ज्यादा डिमांड होने पर भी ऑक्सीजन तो आपकी है ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, सब कुछ मर जाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ही था, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। द अनाएरोबिक कंडीशंस कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स डेडली टू एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। दूसरी चीज और खतरनाक हो जाती है। देखो, पहली चीज खतरनाक कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, सब कुछ मर रहा है, ठीक है। दूसरा खतरा क्या होता है कि ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। एनारोबिक मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, ऐसी बैक्टीरिया आ जाती हैं जो कि आपकी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगती हैं, भाई जहर उगलने लगती हैं। उससे क्या होता है, आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इन सब के लिए क्या है, जहर तो जहर है भाई, सबको मारेगा ही, उसका काम ही मारना है, तो ये सब भी मरने लगते हैं, ठीक। All this eventually leads to degradation of aquatic ecosystem and death of its organism. जैसे कि हमने पहले ही अभी देखा है कि सब कुछ मर जाता है भाई। It often leads to change in animal and plant population and degradation of water and habitat quality. अब भाई किसी भी पानी में इतना सब कुछ मरा हुआ मिले आपको, प्लांट भी मरे हुए हैं, एनिमल भी मरे हुए हैं, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, इतना ज्यादा उसमें डिकेइंग हो रहा है, तो क्या आप कहोगे कि वो पानी अच्छा है? बिल्कुल नहीं। हो पानी तो वैसे ही उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। वही यहाँ पर बोला गया है कि इतना सब कुछ हो जाता है तो जो पानी वहां पर मिल रहा था उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये इतना सब कुछ पूरा पढ़ लिया कि यूट्रॉफिकेशन होता है, ये मरते हैं, वो मरते हैं, ये खत्म, वो खत्म, ये सब पढ़ दिया, लेकिन कितनी तरीके के होते हैं यूट्रॉफिकेशन, तो देखते हैं अब इसके टाइप्स। सो गाइस, जैसे कि हमने पहले भी एक झलक जब हमने यूट्रॉफिकेशन की देखी थी तब भी हमने डिस्कस किया था, यूट्रॉफिकेशन हमारे दो तरीके के होते थे, एक तो आपका नेचुरल, दूसरा हमारा कल्चरल। यहाँ पर बात की गई है वही नेचुरल की, और कल्चरल को हम मैन मेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई नेचुरली भी हो सकता है यूट्रॉफिकेशन, क्या नेचुरली भी कोई लेक इतना ज्यादा बीमार हो सकती है कि भाई वहां के जितनी भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स सब मर सकते हैं? तो नेचुरली कैसे होता है, अगर होता है तो कैसे? तो नेचुरली भी होता है। पहले बात तो ये जान लो कि यूट्रॉफिकेशन आपका सिर्फ आपकी हरकतों, आपके कारनामों की वजह से नहीं होता है, नेचुरली भी ये हो सकता है। नेचुरली जब होता है तो कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज डिपोजिशनल एनवायरनमेंट्स व्हेन द न्यूट्रिएंट्स फ्लो इनटू द सिस्टम ऑन टेम्पोरल बेसिस। इट अकर्स इवन
ओवर सेंचुरीज। जैसे कि इसमें क्या बात की गई है, जैसे कि हम पहले ही बहुत सिंपल सी बात जानते हैं कि लेक्स हैं या फिर कोई पॉन्ड है, उसके आसपास आपको क्या मिलेगा भाई, पानी भरा हुआ है कहीं पर तो वहां पर मिट्टी मिलेगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके मिनरल्स भी होंगे, राइट, रॉक्स भी मिल जाएंगी। अब वो रॉक्स का क्या होता है कि उनका हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना कि वेदरिंग होती है भाई, सनलाइट पड़ रही है, एकदम से बारिश हो रही है, वो क्या हो रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी रॉक्स की वेदरिंग होने लगती है। तो वही सेम वेदरिंग भाई, यहाँ के रॉक्स कोई अमर थोड़े हैं, यहाँ के रॉक्स जो है उन पर भी तो वेदरिंग होगी। तो यहाँ के रॉक्स जो होते हैं जो आपके वाटर बॉडी के आसपास मिलते हैं उन पर भी वेदरिंग होने लगती है। अब वेदरिंग होगी, रॉक्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, तो वेदरिंग की वजह से वो सारे मिनरल्स मिल जाते हैं आपके पानी में और हो जाता है आपका यूट्रॉफिकेशन। क्योंकि यूट्रॉफिकेशन में होना ही क्या है, न्यूट्रिएंट्स का ऐड न्यूट्रिएंट्स का ऐड होना ही यूट्रॉफिकेशन होता है। जब रॉक्स से वेदरिंग हो रही है तो यूट्रॉफिकेशन हो रहा है। दूसरी चीज, रेन वाटर जो होता है उसमें भी न्यूट्रिशंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका हो सकता है। एसिड रेन हुई उसकी वजह से भी आपका हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये जो यूट्रॉफिकेशन है, क्या ऐसा होगा कि आज हम देख कर गए तो हमारी लेक बहुत बढ़िया थी, कल हम आए तो नेचुरली हमारी लेक में इतना ज्यादा यूट्रॉफिकेशन हो गया कि सब कुछ मर गए, क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं। जो नेचुरली कोई भी काम होता है, कोई भी काम हुआ अगर वो नेचुरली होता है तो भाई उसमें लगता है टाइम। तो हमारा जो नेचुरली यूट्रॉफिकेशन भी होता है तो वो सदियों तक टाइम लग जाता है, तब वो यूट्रॉफिकेशन हो जाता है, ठीक, तब यूट्रॉफिकेशन हो पाता है, ठीक है। तो सेंचुरीज लगती हैं तब जाकर आपका यूट्रॉफिकेशन नेचुरली होता है। लेकिन बात की जाए अब मैन मेड की, तो मैन मेड का जो भाई, हम तो हैं हर काम हमें फास्ट चाहिए, हम तो स्पीडी लाइफ जीतने हैं भाई, तो यहाँ पर स्पीड क्यों नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर भी स्पीड दिखाएंगे। तो हमने दिखा दी स्पीड और यूट्रॉफिकेशन को कर डाला सिर्फ 10 सालों में, ठीक है। नेचुरली कोई काम जो हमारा यूट्रॉफिकेशन हो रहा था उसको लग रहे थे 100 साल कम से कम, लेकिन हमने कहा हम तो बहुत स्मार्ट है, हम तो ओवर एडवांस्ड है, हमने अपनी एडवांस गिरी यहाँ भी झाड़ दी और यूट्रॉफिकेशन करा सिर्फ 10 सालों में, ठीक है। तो ये हमारी इतना ज्यादा हमारा हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। ओके, अभी इनपुट्स आते कहाँ से हैं, जैसे कि हमें पता ही है सीवेज से आएंगे भाई, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम अपने आसपास के खेतों में, वहां से आएगा, ठीक है। कोई भी आप फार्म फील्ड में यूज कर लो या फिर आपका गोल्फ कोर्स है, कोई भी क्रिकेट का मैदान हो गया, कोई भी आसपास का मैदान हो गया, पार्क हो गया, आप जहां पर भी केमिकल यूज कर ले, वो केमिकल अल्टीमेटली धुल धुलाकर जाएंगे कहाँ, जाएंगे तो आपके उसी पानी में, चाहे वो आपका लेक हो आसपास या फिर आपका पॉन्ड हो, कोई भी आसपास जो वाटर बॉडी होगी, सब कुछ बहकर जाना तो वही है। तो इन सब से होगा क्या कि आपका यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। ये हमारे सोर्सेस हैं, अगर हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया तब भी यूट्रॉफिकेशन हो सकता है। एनिमल के वेस्ट वो भी धुल कर कहाँ जाएंगे, सब बहकर जाएंगे आपके वाटर बॉडी में। फिर क्या होगा, अगर आपका कोस्टल एरिया है वहां पर यूट्रॉफिकेशन हो सकता है, अगर वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉल्यूशन करेंगे, पॉल्यूशन से भी यूट्रॉफिकेशन हो सकता है। तो ये 2 रीजन है हमारे यूट्रॉफिकेशन के। अब भाई बात कर लेते हैं सोर्सेस की, कि ये जो आपका इतना ज्यादा आ रहा है, सब न्यूट्रिएंट्स बह बह कर आ रहे हैं, वो आते कहाँ से हैं। वैसे ये सब तो हम अभी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी बुक में दे रखा है तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। तो सोर्सेस क्या है, सोर्सेस हमारे 2 हैं, एक है पॉइंट सोर्स, ठीक है, जो हम यहाँ देखने वाले हैं, दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। पहली बात करें पॉइंट सोर्स की। पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स होता है कि आप जहां पर आपका वाटर बॉडी है, जहां पर आपकी लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी रिवर है, कुछ भी है, वहीं पर आप कर रहे हो पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, आपका कहीं पर लेक बनी हुई है, वहीं पर लोग बैठ गए हैं, कपड़े धुल रहे हैं, वहीं पर नहा रहे हैं, खूब अच्छे से शैम्पू लगा रहे हैं, बढ़िया करके नहा रहे हैं, ठीक है। वहां पर गाय भी नहा रही है, भैंस भी नहा रही है, इंसान भी नहा रहे हैं, कपड़े भी नहा रहे हैं, सब कुछ वहीं पर नहा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन करे जा रहे हैं वहीं पर बैठे हुए पॉल्यूशन। तो ये होता है पॉइंट सोर्स। अब चूंकि वहीं पर पॉल्यूशन हो रहा है, हमें दिख रहा है सामने कि भाई बैठ गए, वही किनारे पर बैठ के नहाया जा रहा है, ठीक है, कपड़े भी धुले जा रहे हैं, गाय भैंस सब नहा रहे हैं, तो क्या है, हम वहां पर उसको मना कर सकते हैं कि भाई नहीं आप ये मत करो, पानी गंदा हो रहा है, इससे आपकी लेक गंदी हो जाएगी, यूट्रॉफिकेशन हो जाएगी, उनको समझा सकते हैं, राइट। अब आपने यूट्रॉफिकेशन पढ़ लिया तो आप उनको बता भी सकते हो कि यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, कैसे होता है, ये सब आप बता देना उनको, वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट सोर्स पर हो रहा है आपका,
पॉइंट सोर्स से जो पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो सकता है, उसको आप इजीली रेगुलेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि भाई आपको आपके सामने ही दिख रहा है कि कौन है वो इंसान, कौन है वो जानवर, किसकी वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर बोला गया है। क्या बोला गया है? कि पॉइंट सोर्सेस आर इजी टू रेगुलेट। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि भाई कौन कर रहा है वो पोल्यूशन, कौन वो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहा है। अब आपको सामने दिख रहा है, आप उसको मना भी कर सकते हो, आप रोक सकते हो, राइट। इसीलिए इजी होता है रेगुलेट करना। अब बात करें नॉन पॉइंट सोर्स की। अभी बताया था ना कि दो सोर्स होते हैं, एक पॉइंट सोर्स, एक नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स तो हमने देख लिया। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? नॉन पॉइंट सोर्सेज फ्रॉम वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्सेज, वेरी स्पेशली एंड टेम्पोरली एंड आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट। अब भाई क्या हो रहा है? नॉन पॉइंट सोर्स कौन से होते हैं? अब मान लो आपकी एक लेक है, ठीक है, उसमें क्या है? पानी आ रहा है, कई सारे जगह से पानी आ रहा है, कई सारे कैनाल से पानी आ रहा है, हो सकता है कोई रिवर ओवर से पानी आता हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा, या वो छोटी छोटी कोई स्ट्रीम है उससे भी पानी आ रहा है। अब हो क्या रहा है? लेक के आसपास तो भाई कोई भी गंदगी नहीं फैला रहा है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपकी स्ट्रीम आ रही थी, ठीक है, अब वो स्ट्रीम पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, अब वो स्ट्रीम में बैठ के जा रहा है, कोई स्ट्रीम के किनारे बैठकर कोई गंदगी फैला दे रहा है। भाई कोई कह रहा है कि भाई लेक पर तो मना कर दिया था, वहां पर हम गए तो एक बच्चा आया, उसने पूरी यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस समझा दी हमें, वहां पर तो हम नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम स्ट्रीम पर बैठ के कर लें। वो स्ट्रीम पर बैठ के अपने कपड़े धुलने लगता है, भैया स्ट्रीम के किनारे बैठ गया, वहां नहाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, कोई अब यहाँ थोड़ा ना हमें ढूंढने आएगा कि कौन से स्ट्रीम पर कौन नहा रहा है कौन नहीं नहा रहा है। तो वो क्या करेगा? सारी गंदगी अब स्ट्रीम पर उसने कर दी, अब हो गई स्ट्रीम गंदी। स्ट्रीम से अब क्या हो रहा है? गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है? गंदा पानी आ रहा है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए हैं, वो आकर आपकी लेक में मिल जाएगा, लेक का पानी भी गंदा हो जाएगा, वहां पर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब आप तो खड़े हो भाई लेक के पास में, आपको क्या पता कि वो पानी कहाँ से गंदा हुआ? ये आप नहीं पता कर सकते हो ना कि कहाँ पर कौन बैठा है, कौन नहाने पहुंच गया, कौन सी भैंस कहाँ बैठ गई है, कौन सी कैनाल में, कौन सी स्ट्रीम में कौन गंदा कर रहा है, ये आप नहीं पता कर पा रहे जल्दी। इसीलिए इसको बोला गया कि नॉन पॉइंट सोर्स, क्योंकि एट द पॉइंट जहां पर आप खड़े हो, लेक के पास आप खड़े हो, वहां पर कोई गंदगी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लेक गंदी हो जा रही है। तो लेक गंदी हो रही, कहीं और दूर से आपका जो है नॉन पॉइंट क्या हो रहा है? कहीं दूर से कहीं और से वो गंदगी आ जा रही है, जो कि आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि कहाँ से आखिर गंदगी आ रही है। इसीलिए इसको नॉन पॉइंट सोर्स बोला गया, क्योंकि पॉइंट पर गंदगी नहीं हो रही है, लेकिन ये हो जरूर रही है, ठीक है। अब ये दूसरी चीज क्या है? जब आपको पता ही नहीं है कि कौन गंदगी फैला रहा है, कहाँ पर गंदगी फैला रहा है, तो आप उसको मना भी नहीं कर पाओगे, उसको रोक भी नहीं पाओगे। यूट्रोफिकेशन के आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको समझा भी नहीं पाओगे, उसको चैप्टर को पढ़ा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ से गंदगी हो रही है, राइट। इसीलिए ये होता है आपका वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट। इसको आप रेगुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, भाई है, पॉसिबल है, लेकिन आपको वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई कहाँ से गंदगी आखिर हो रही है। जिस दिन आप ये ढूंढ लोगे कि कहाँ पर गंदगी हो रही है, कौन गंदगी फैला रहा है, तो आप उसको वहां पर बैठकर यूट्रोफिकेशन का चैप्टर समझा सकते हो और फिर ये रुक सकता है। लेकिन हाँ, ये डिफिकल्ट बहुत होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर ये गंदगी कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ से ये ऐड हो जा रहा है, ये न्यूट्रिएंट, राइट। भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं भाई, कितना खतरनाक ही हो सकता है। चलो देखते हैं अब इसके इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि आपका इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अब मैम हमें यही नहीं पता इकोसिस्टम क्या होता है, तो आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है एनवायरनमेंट की, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है। आपको प्लेलिस्ट देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर इकोसिस्टम क्या होता है। फिलहाल तो अगर हम इकोसिस्टम यहाँ पर समझने बैठे तो पूरा एक लंबा सा चैप्टर इकोसिस्टम का, तो यहाँ पर चैप्टर ही चेंज हो जाएगा, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने लगेंगे, जबकि पढ़ना 4 है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर वो नहीं समझ सकते, हमें उसकी जाकर वीडियो ही देखनी पड़ेगी। फिलहाल पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपका लेक में यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन अगर हो गया तब आपका इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। इकोसिस्टम कैसे चेंज होगा? Eutrophication eventually create detritus layer in the ponds and lakes and produces successively shallower depth of the surface water. Eventually, water body is reduced into marsh whose plant community is transformed from an aquatic environment to recognizable terrestrial ecosystem. देखो क्या बताया गया है कि होगा क्या?
अब जैसे आपने देखा यूट्रॉफिकेशन हुआ, यूट्रॉफिकेशन हुआ, एल्गल ब्लूम हुआ, हुआ क्या कि नीचे के प्लांट्स थे बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, उनके पास सनलाइट पहुंची ही नहीं। जब सनलाइट नहीं पहुंची, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, वो मर गए। वो मर गए, ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा भाई? कोई नहीं करेगा, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले तो मर चुके हैं, राइट। तो फिर जितनी फिशेस होंगी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी मर जाएंगे। अब सब कुछ मर गया है वहां पर, अब क्या होगा? उनकी डेड बॉडी जो होंगी वो वहीं पर सड़ जाएंगी, उनके डिके होगा, और क्या होगा? वो पानी जो है, अब उसी में तो ये सब कुछ काम हो रहा है, राइट। अब वो पानी में इतना सब कुछ ये सब हो रहा है, तो पानी जो है धीरे धीरे पानी वो सूख जाएगा वहां का, ठीक है। इतने सारे प्लांट्स वहां पर ग्रो हो चुके हैं, एनिमल्स एनिमल्स सब मर चुके हैं, और एल्गी है, प्लांट्स नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि एल्गी, इतनी सारी एल्गी वहां पर ग्रो हो गई है, पानी वहां का सूखने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा? वो जो आपकी लेक थी, इतनी ब्यूटीफुल लेक थी, उसका यूट्रॉफिकेशन हुआ और वो धीरे धीरे दलदली हो जाएगी। वहां पर अब पानी नहीं मिलेगा आपको, अब वहां पर एक मार्शी लैंड मिलेगा, बहुत ज्यादा दलदल मिलेगी। धीरे धीरे क्या होगा? उस दलदल में और भी प्लांट, दूसरे प्लांट अब ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि क्या होगा? वहां पर जो मरे थे प्लांट्स, मरे थे एनिमल्स, मरे थे, उनकी सारी जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो मिल जाएगा पानी में, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी, और फर्टाइल हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स तो उसमें पहले से ही थे। इतनी फर्टाइल लैंड हो जाएगी तो उस पर क्या होगा? प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। प्लांट्स ग्रो होंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे प्लांट्स और ग्रो होने लगेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा भैया? वो दलदल था, उस पर प्लांट्स ग्रो हुए, इतने ज्यादा प्लांट्स ग्रो हुए कि अब वो लेक से कन्वर्ट धीरे धीरे करके टेरेस्ट्रियल लैंड बन जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम था, वो लेक था, लेकिन अब वो क्या बन जाएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्या होगा? धीरे धीरे करके वो पहले आपकी लेक थी, फिर वो दलदली आपकी जगह बन गई, दलदली एरिया बन गया, मार्शी लैंड बना, उसके बाद में क्या होगा? धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल लैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक इकोसिस्टम ही आपका चेंज हो गया। अब वो टेरेस्ट्रियल जब लैंड बन जाएगा, मिट्टी बन गई, जमीन बन गई, तो वहां तो आप भी घूमने चले जाओगे, आप कहोगे भाई हम तो लेक के ऊपर खड़े हैं, अब लेक यहाँ पर है ही नहीं है, हम तो लैंड है और हम यहाँ पर अब वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वहां पर आप भी जा सकते हो। जब भाई आप जा सकते हो तो और एनिमल क्यों नहीं जा सकते, और बर्ड्स क्यों नहीं जा सकते? सब कुछ जा सकता है। तो वो धीरे धीरे करके आपका इकोसिस्टम चेंज हो गया। नेक्स्ट इज डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो गया? धीरे धीरे सब मर रहा है, जब सब मरेंगे तो क्या होगा? कमी हो ही जाएगी। देखा ही था हमने, प्लांट्स वो मर रहे, आपकी जो फिशेस थी वो मर गई, तो बायोडाइवर्सिटी अल्टीमेटली क्या होगा? वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू स्पीसीज इन्वेजन। अब क्या होगा? वहां पर जो स्पीसीज पहले रह रही थी, अब वो तो बेचारी सरवाइव कर नहीं पाएंगी, इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो झेल नहीं पाएंगी, और वो तो गई मर। तो अब क्या होगा? दूसरी स्पीसीज यहाँ पर इन्वेट कर देंगी और दूसरी स्पीसीज रहने लगेंगी। तो ये होता है आपका दूसरा इफेक्ट। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी भाई, जहां वहां पर इतनी सारी चीजें मर गई हैं, अब वो सड़ रही हैं, गल रही हैं, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकलेंगे। हमने ये भी देखा था कि ऐसी बैक्टीरियाज आ जाएंगी जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगी। तो क्या होगा? वहां का जो एरिया है वो टॉक्सिक हो जाएगा। वहां पर क्या होगा? जहरीली गैस, जहरीली हवा, जहरीली आपकी पानी, सब कुछ जहरीला जहरीला हो जाएगा। नेक्स्ट इज some algal blooms which when die or eaten release neuro and hepatotoxins which can kill aquatic animals, हमने अभी देखा है। फिर है डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन आपका वहां पर क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिश किल। बहुत ज्यादा फिश जो है वो मर जाएंगे। अब फिश क्या, वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है बिना ऑक्सीजन के तो रह नहीं पाएगा, तो बेचारे वो मर जाएंगे, ठीक है। कोरल रीफ्स वो भी मर जाएंगी, क्योंकि पानी, कोरल रीफ्स भैया बहुत ज्यादा पंडित जी होते हैं, उनको चाहिए होती है साफ सफाई। अगर साफ सफाई नहीं होती है तो वो मरने लगते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है? साफ सफाई क्या, यहाँ पर तो जहर मिल गया पानी में, तो वो क्या करेंगे? वो मर ही जाएंगे, राइट। तो वो भी मर जाते हैं। फिर क्या है? वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट पहले था, इतना अच्छा था कि पानी ऊपर बह रहा था, नीचे पत्थर भी दिख रहे थे। अब क्या था? पानी जो है वो इतना गंदा हो जाएगा कि वो टर्विड हो जाएगा, ठीक है, बहुत गंदा हो जाएगा पानी, ट्रांसपेरेंट तो रहेगा ही नहीं। फिर उसके बाद में जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो हमें सामने का कुछ दिखेगा नहीं, पानी जो है बहुत गंदा है। गंदे पानी में क्या होता है? हमें नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है कि हम उसमें जो आपकी नाव है, शिप है, कुछ भी है, वो चलने में वो नहीं चल पाएगी, उससे प्रॉब्लम होगी, सामने का आपका डायरेक्शन नहीं दिख पाएगी, ठीक है। उसके बाद में कलर जो है पानी का, वो हो सकता है कि पीला पानी हो जाए, हरा पानी हो जाए, लाल पानी हो जाए। और जब उसमें इतनी सारी चीजें सड़ रही हैं तो ऑब्वियसली उसमें खुशबू तो आने से रही, उसमें तो बहुत ज्यादा बदबू ही आएगी। अब बदबू इतनी ज्यादा आएगी, बहुत गंदी फाउल स्मेल आएगी, आसपास के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी, राइट। उसके बाद क्या होगा?
कि इंक्रीज बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन, ऐसे उसमें स्पीसीज आ जाएंगी जिसको आप खा भी नहीं सकते हो, ठीक है। एल्गी है, एल्गी को तो आप खा नहीं रहे हो, तो उसमें ऐसी पहले उसमें आपकी फिश थी, उनको आप मारकर खा भी सकते थे, लेकिन अब ऐसे फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे जो कि टॉक्सिक है, उनको आप खा नहीं सकते। उसके बाद में जू प्लैंक्टन, ऐसे जू प्लैंक्टन जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो वहां पर बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी बेंथिक और एपिफाइटिक एल्गी आ जाएगी। बेंथिक क्या होता है, जो बैठी रहती है भाई नीचे, जो आपकी सरफेस पर, जो बिल्कुल पानी ऊपर है, नीचे पानी के नीचे गहराई में चले जाओ तो बिल्कुल एक सरफेस तो मिलेगी ना, उस सरफेस पे जो रहते हैं वो बेंथोस कहलाते हैं, तो वही बेंथिक एल्गी वो बढ़ जाएगी। एपिफाइटिक जो ऊपर पड़ कर चलती है, क्रीपर की तरह होती है, वो मिल जाएगी। अनसुटेबल फॉर एस्थेटिक रिक्रिएशन एंड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ वाटर बॉडी। आप कोई ब्यूटीफुल सी लेक है, जैसे डल लेक हो गई, लोनार लेक हो गई, ऐसी लेक्स है, उनको आप देखने जाते हो, ठीक है। आप बहुत सारा पैसा खर्च करके जा रहे हो, भी कश्मीर जा रहे हैं, नैनी झील देखने जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आप घूमने जा रहे हैं, क्यों, आप उस ब्यूटीफुल लेक को देखने जाते हो। लेकिन अब आपसे कोई बोले ऐसी लेक में जाओ जहां पर एल्गल ब्लूम हो रखा है, जहां पर सब चीजें मर रही हैं और सड़ रही हैं, आप वहां पर क्या खुशबू लेने जाओगे, वहां गंदी सी फाउल स्मेल लेने जाओगे, नहीं जाओगे। आपको कोई पैसे भी देगा ना, क्या हम आपको 10 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे, चलो 50 रुपए भी दे देंगे, आप वहां पर विजिट करो, आप फिर भी नहीं जाओगे, राइट। तो क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू थी उस लेक की वो भी खत्म हो जाती है। अरे भाई इतना ज्यादा खतरनाक है यूट्रॉफिकेशन, हमें तो पता ही नहीं था, हमने सोचा कि होगा भी, हरी हरी हरियाली आ गई पानी पे, पानी हरा हो गया, कोई बात नहीं है होने, तो हमने कभी इतना गौर नहीं किया था कि इतना खतरनाक हो सकता है ये, कि सब कुछ मर सकता है, हमारी लेक बेचारी वो भी मर सकती है, वो भी तो खत्म हो रही थी, हमारा टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म बन गया था, राइट। जब इतना खतरनाक है तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते इसको रोकने के लिए, ये भैया इतनी ज्यादा इसमें चीजें सड़ रही हैं, बदबू आ रही, क्या हम इसको रोक नहीं सकते थे? तो भैया जरूर रोक सकते थे, लेकिन कोशिश तो करते, हमने कोशिश करी नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमने इन्वायरमेंट ही नहीं पढ़ी थी, पता ही नहीं था कि कर क्या सकते हैं। लेकिन अब कर लेना, क्योंकि अब आप पढ़ ले रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि कितना खतरनाक है ये, और इसको रोकना भी अब आपको आ जाएगा। कैसे आएगा? अभी आएगा, अब देखो कैसे। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, राइपेरियन बफर। ये क्या होता है? इंटरफेसेस between a flowing body of water and land created near the waterways, farms, roads, etc. in an attempt to filter pollution. Sediments and nutrients are deposited in the buffer zones instead of deposition of water. इसमें क्या किया गया है? अब देखो, सपोज करो आपकी कोई रिवर जा रही थी, आपकी कोई स्ट्रीम, आपकी कोई कनाल, कुछ भी जा रहा था, ठीक है, ऐसी चीज यहाँ से पानी बह रहा था। अब बहते हुए पानी जब आकर आपका लेक में गिर रहा था, उससे पहले ही लेक में पानी जो मिल रहा है, आ रहा है कहीं से पानी, वो मिलने से पहले ही आपने कहीं आस पड़ोस में एक और गड्ढा खोद दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जो पानी बहते हुए आ रहा था वो पहले उस गड्ढे को पार करेगा, फिर जाकर उस लेक में मिलेगा। अब होगा क्या कि कोई भी पॉल्यूशन है, कोई भी सेडिमेंट है, कुछ भी गंदगी है, वो सब आपकी जमा हो जाएगी उस गड्ढे में, और साफ पानी, छनकर पानी, फिल्टर होकर पानी आके जाएगा लेक में। तो क्या हुआ? इससे आपने क्या किया? आपने वो जो पॉल्यूशन जो था वो तो आपने पहले ही रोक लिया। साफ पानी लेक में जा रहा है तो भाई लेक में न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे, वो तो इस गड्ढे में जा रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आपका क्या हुआ? लेक बच जाएगी। ये होता है राइपेरियन बफर, ठीक है। एक ये आप कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई? नॉन पॉइंट पोल्यूशन को कम करो, ठीक है। कभी कभी हम भी उनमें से एक होते हैं जो वो रिवर जो जा रही है उसको गंदा कर रहे हैं, नॉन पॉइंट पोल्यूशन कर रहे हैं, हम भी कोई ज्यादा शरीफ तो है नहीं, तो भैया वो अब थोड़े शरीफ बन जाओ, उस गंदगी को ना फैलाओ, राइट। ये दूसरा हो सकता है। तीसरी चीज है नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग। नाइट्रोजन टेस्टिंग क्या है? नाइट्रोजन टेस्टिंग इज अ टेक्निक to find the optimum amount of fertilizer required for crop plants. It will reduce the amount of nitrogen lost to the surrounding area. अब होता क्या है कि जनरली जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जनरली देखा गया है, ऐसा नहीं है कि कंपल्सरली ऐसा हो, ठीक है, वो लोग बेचारे इतना ज्यादा एजुकेटेड होते नहीं है। उनने किसी से सुन लिया कि भाई ये वाला फर्टिलाइजर यूज कर लो अगर, तो आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पड़ोसी ने करा तो चलो हम भी यही वाला फर्टिलाइजर लिए चले आ रहे हैं। अब भले ऐसा हो कि उनकी जो आपकी लैंड वो ऑलरेडी फर्टाइल हो, लेकिन फिर भी जब फर्टाइल थी तो उन्हें क्या जरूरत थी कोई फर्टिलाइजर यूज करने की? लेकिन नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा? और ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया। जब भैया उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, आपने क्यों नाइट्रोजन ऐड किया? ठीक है, अब ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो वो सॉइल तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी,
तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन अल्टीमेटली आपका बह जाएगा और सीधे लेक में जाएगा। वहीं पर हमने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, हम गए होते अपनी मिट्टी को लेकर, उसकी हमने टेस्टिंग कराई होती कि भैया इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, कौन सी कमी है। तो टेस्टिंग के बाद में बताया जाता कि इसमें ये चीज़ कम है, आप इसको इतना ऐड कर दो। जब जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ हमने ऐड करी तो क्या होगा, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ एक्स्ट्रा आलतू फालतू है ही नहीं जो लेक में जाकर मिले, तो हमारी लेक बची रहेगी। ये था हमारा नाइट्रोजन टेस्टिंग। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। भाई आपका जो इंडस्ट्री, पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, उसमें आप इतना सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, इतनी सारी मशीनरी है, तो एक मशीन और ऐड कर लो। ठीक है, इतना ज़्यादा खर्च किया है आपने, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, थोड़ा सा और खर्च करो, एक और कुछ मशीन लगा लो, कुछ ऐसा सिस्टम लगा लो जिससे क्या हो, आपका जो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको आप डिस्पोज करने से पहले ट्रीट कर लो। जितना भी हार्मफुल उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको पहले ट्रीट करो, ऐसा पानी हो जाए, जब वो वेस्ट ऐसा हो जाए कि पानी आपका उससे पल्यूट नहीं होगा, तब उसको जाकर आप लेक में या किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज करो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम, और ये तो हमने अभी, अगर आपने करंट अफेयर्स, आपने न्यूज़ को फॉलो किया तो आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की गई है, श्रीलंका ने अभी उसका एक स्टंट किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको इतना ज़्यादा लॉस भी हो गया, उनका इकोनॉमिक लॉस हो गया, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिलहाल तो सिक्किम हमारा फर्स्ट ऐसी स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो चुकी है फार्मिंग के मामले में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं, देखो इस बात से तो आप एग्री करोगे ही कि अब जो भी हम खा रहे हैं, चाहे हम वो फ्रूट्स खा रहे हो, चाहे वेजिटेबल खा रहे हो, हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, हर चीज़, उसका असर हम पर दिख भी रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी अब जितनी स्ट्रॉन्ग पहले हुआ करती थी, अब वो बच्चों की बॉडी, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हमें बीमार मिल रहे हैं। ठीक है, किसी का लीवर खराब हो गया है, किसी के अंदर खून नहीं रहा है भाई, कि कोई, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। किसी को, छोटे से बच्चे को भी डायबिटीज हो गई है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे में कमी है, भाई बच्चे में कमी नहीं है, बच्चे तो वैसे ही है जैसे पहले थे, लेकिन कमी क्या है कि हम जो खा रहे हैं उसमें कमी हो गई है, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स ऐड होकर आ रहे हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो केमिकल क्यों आ रहे हैं, वो हम जो केमिकल्स भैया यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, आपके फूड के, आपके फ्रूट्स के, वही सब हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना हम ऐसा करें, हम ऐसी फार्मिंग करें जिसमें हम केमिकल्स का प्रोडक्शन ही ना करें। तो अगर ऐसी फार्मिंग की जाए जिसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब केमिकल्स का हम यूज नहीं कर रहे तो हमारे लेक्स बेचारी वो भी बच जाएंगी, क्योंकि केमिकल्स यूज नहीं हो रहा तो केमिकल्स वहां पर भी जाकर नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लाइव स्टॉक डेंसिटीज। भैया हर घर में आप 10-15 भैंस, 10-15 गाय, इतनी सारी चीजें पाल के रख रहे हो, अब उनका वेस्ट भी तो होगा ना, वो जब खाएंगी तो वेस्ट भी क्रिएट होगा उनका। तो वो वेस्ट जो है वो कहाँ ले जाओगे, वो जाता सब पानी में ही बहकर है, सब कुछ पानी में बहकर जाता है। तो क्या कहा गया है कि लाइव स्टॉक जो है उसमें भी आप थोड़ी सी कमी करो। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर आप यूज करो इफिशिएंटली यूज करो, ऐसा थोड़ी ना कि फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करोगे, करो यूज, जब बना है तो यूज करो, लेकिन अच्छे से जांच पड़ताल कर लो भाई मिट्टी में क्या चीज चाहिए, क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, कौन सा फर्टिलाइजर हमें यूज करना चाहिए, सब कुछ पहले से जांच लो, सब कुछ पड़ताल कर लो, उसके बाद में आप फर्टिलाइजर का यूज करो, ये यहाँ पर बोला गया है। अब बात करते हैं पॉलिसीज की। भाई आगे चलकर जब हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो हमारा काम भी क्या होगा, पॉलिसीज ही तो बनाएंगे बैठकर, तो क्यों ना अभी से सीख ले कि आखिर कैसे पॉलिसीज बनानी है। तो जब ऐसा कहीं हमें कोई केस ऐसा मिलता है कि भैया हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, तो हमें कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए। तो पहली चीज हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि मल्टी डायमेंशनल हो। भाई एक ही एरिया के लिए फोकस नहीं करना है, कई सारे एरिया को फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जब हम अपने आसपास के लोगों को बता देंगे कि क्या है यूट्रॉफिकेशन, क्यों इसका नुकसान है, इससे क्या क्या हो सकता है, जब सबको पता है कि भैया हमारी लेक खराब हो सकती है, लेक मर सकती है, सब कुछ मर जाएगा सिर्फ हमारे इस पोल्यूशन की वजह से, तो लोग हैं वो करेंगे ही नहीं, हमारी लेक को और सब बचाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट, उन्हें पता चले कि आखिर ये यूट्रॉफिकेशन क्या है। वो ये ना समझ ले भैया सब ईश्वर की माया है, ये ऐसी अपने आप हरा हरा पाया है, ऐसा कुछ नहीं होता, हरा हरा हमने पाया नहीं है, वो हमारी हरकतों की वजह से पानी हरा हुआ है, राइट। उन्हें पता होना चाहिए।
दूसरी चीज हमें क्या करनी चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि और ज्यादा हम रिसर्च कर सके कि भाई इस लेक में क्यों हो रहा है, ये कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये सब हम पहले से ही रिसर्च कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस, हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए, हमें पहले कह देना चाहिए भाई यहाँ पर जो पॉल्यूशन करेगा उस पर इतना फाइन लगेगा कि उसको ये पनिशमेंट मिल जाएगी, पॉल्यूशन करना मना है, ठीक है। फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने चाहिए, कुछ लोगों को हम वहां पर अपॉइंट कर लें कि भाई आप जो है इसकी रक्षा कीजिए, लेक खराब ना हो, आपको इतने रुपए मिलेंगे, आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो लोग उसकी लेक की रक्षा करेंगे, राइट। फिर है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करें और रिस्टोर करें, जो भाई खराब हो गया उसको और सही सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। ये है कुछ पॉलिसीज। भाई बहुत हो गया, पूरा यूट्रॉफिकेशन पढ़ लिया है। अब मैम यार आपने बहुत बोर कर दिया, बहुत देर से यूट्रॉफिकेशन, एल्गी सेल्गी पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, बस बहुत हो गया। राइट आई नो, अब बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने, इसीलिए अब आता है एक समय, टाइम है हमारे प्रवचन को विराम देने का। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है आपको पता ही है, आई नो आपको अब तो यूट्रॉफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपको यूट्रॉफिकेशन करते हुए मिल जाए तो आप उसको पूरा चैप्टर पढ़ा भी दोगे, राइट। इसीलिए अगर आपको इतने अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जब आगे इस वीडियो को तो नहीं है तो यही खत्म हो जाएगी भाई, जब दूसरी वीडियो आएगी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, तब आपको बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स टाइप ना करना पड़े। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को आपको अगर हिट कर देना है तो आपको क्या मिलेगा, तुरंत जैसे ही दूसरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको जाकर क्लिक करेंगे और वॉच करेंगे, और होगा कि आप और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, राइट। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।